नमस्कार, स्वस्थ देश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी और पुनर्वास के नए आयामों के बारे में। किस तरह से रिहैबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी का रोल होता है, किस तरह से और बेटर तरीके से फिजियोथेरेपी से हेल्प मिल सकती है और आज की तारीख में क्या क्या नए एडवांसमेंट इसमें आए हैं जिससे कि और मदद मिल सकती है रिहैबिलिटेशन में। इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे स्टूडियो में आए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सोनू सिंह से। डॉक्टर सोनू सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पीएमआर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम फिजियोथेरेपी आज हम सभी जानते हैं, सब हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर उसको सही मायने में समझना हो तो क्या होती है फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी बेसिकली हम पोस्ट रिकवरी फेज में यूज़ करते हैं, पोस्ट डिजीज़ फेज में। इसका रोल होता है कि इंडिविजुअल पेशेंट को कैसे हम उसको पहले वाली कंडीशन में करें। फिजियोथेरेपी का रोल बेसिकली न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या किसी भी पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के बाद कैसे उस पेशेंट की कंडीशनिंग की जाए और उसको पहले वाले लेवल पे ले जाया जाए। उस कंडीशंस के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल जो चीज़ है जिसको ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा, फिजियोथेरेपी की वजह से वो एक नॉर्मेलिटी पे जल्दी आ सकती है चीज़। जी। और जब हम आपके डिपार्टमेंट की बात करते हैं, पीएमआर डिपार्टमेंट आप हेड करते हैं, तो इसमें क्या एग्जैक्टली होता है, किस तरह से रिहैबिलिटेशन में ये हेल्प करता है? पीएमआर बेसिकली फुल अगर वर्ड बोलूँ तो फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर, टेंडन्स और बेसिकली रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस जो बेसिकली जॉइंट रिलेटेड होते हैं, उस तरह की कंडीशंस में ये इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये होता है डिसेबिलिटी मैनेजमेंट। डिसेबिलिटी, विकलांगता या हैंडीकैप्ड, उनको कैसे आप नॉर्मल सोसाइटी में इंटीग्रेट करें और कैसे उनको इंडिविजुअल लाइफ जीने के लिए प्रमोट करें। तो एक जो भी ये डिफॉर्मिटीज़ के साथ में, किसी भी कोई भी तरह की विकृति के साथ में बेहतर तरीके से आप कैसे अपनी जीवनचर्या को चला सकते हो, इसमें फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल इसमें है। जब हम और फिजियोथेरेपी की बात करते हैं और आजकल के हम जो ये सिनेरियो है इसकी अगर हम बात करें, तो आज की तारीख में हमारे जो यूथ है या जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने उनका बैठना पड़ता है। सिंस पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो ही ऑनलाइन रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दे हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसे में कई सारी प्रॉब्लम्स हमने सुना है, नेक की प्रॉब्लम हो जाती है, स्लाउच करके हम बैठते हैं उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि हम एक काम तो रोक नहीं सकते, लेकिन इसके बीच में इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं कि ज़्यादा से ये कम से कम हमें पेन हो और एक कोई डिफॉर्म ना हो जाए आगे जाके। बेसिकली एक आप अगर नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखें तो हमारे स्पाइन में 3 कर्व होते हैं, जिसको बोला जाता है सर्वाइकल लॉर्डोसिस, डोर्सल काइफोसिस, फिर लंबर लॉर्डोसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कर्व होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह होती है। डिस्क जो बेसिकली शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है, और अगर ये अलाइनमेंट प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो डिस्क बल्जेस वगैरह के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब आज की डेट में चेंजिंग सिनेरियो जैसे 2 साल में चीज़ें हुई हैं कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा ही चले गए हैं और हमारी डिपेंडेंसी मोबाइल, लैपटॉप और बाकी चीज़ों पे काफ़ी हद तक बढ़ गई है, या हम इंडोर लाइफ ज़्यादा स्पेंड करने लग गए हैं और आउटडोर लाइफ हमारी एकदम से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कह लीजिए बच्चों के केस में बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। उनका माल इम्प्लीकेशन ये हो रहा है या नुकसान ये हो रहा है कि टाइम के साथ वो उसी पोजीशन में अडेप्ट करते जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे आजकल कुछ पोस्चर पैटर्न बहुत कॉमन है, जिनको नॉर्मली हम कहते हैं राउंडेड शोल्डर, इस तरह बैठना, और दूसरा फॉरवर्ड नेक पोस्चर, अपर क्रॉस सिंड्रोम, लोअर क्रॉस सिंड्रोम, ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा खुल के आ रही हैं। इनका नुकसान सबसे बड़ा ये हो रहा है कि बच्चों में लाइफस्टाइल डिजीज़ की इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है और वो काफ़ी अर्ली एज में अपेयर हो रहे हैं। आज की एज में 16 to 18 में बच्चे डायबिटिक मिल रहे हैं या मल्टीपल जॉइंट पेन्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बेसिकली ये सब हो रहा है जो बॉडी के अंदर पोस्चर, माल पोस्चर या गलत पोस्चर की वजह से जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हार्मोन या उसकी वजह से जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन आ रहे हैं, ये उनका साइड इफेक्ट हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये रहता है कि कैसे इस चीज़ को मैनेज करें। मैनेज करने के लिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं नहीं कह सकता कि हु इज़ आइडियल हु इज़ नॉट,
पहली बात, बंदा सबसे ज़्यादा कोशिश ये करता है कि वो अपनी कंफर्ट पोजीशन में जाए। बैठने की हैबिट है कि मैं, अगर मुझे लग रहा है कि मैं क्रॉस लेग बैठ रहा हूँ तो मुझे कंफर्ट लगेगा तो मैं क्रॉस लेग में इनवॉलेंटरली चला जाऊँगा। बट हर मसल की एक पर्टिकुलर डिज़ाइन लेंथ है, अगर हम उसको डिज़ाइन या डायरेक्शनल लेंथ को चेंज करते हैं तब हमको उनके साइड इफ़ेक्ट्स फील होना शुरू होते हैं। अब जैसे मैं नेक आगे 1 इंच भी आगे शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरी नेक मसल्स पे जो लोड पड़ रहा है, 1 इंच आगे शिफ्ट करने पे जो लोड पड़ रहा है वो 8 kg से ऑलमोस्ट 30 kg के पास पहुँच जाता है। ये लोड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस अंदर जाके बॉडी में हमको लाइफस्टाइल डिजीज के लिए प्रोवोक हो रहा है। तो इसलिए आपका ये जो पोस्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव टू मेक श्योर। और ये कैसे पता चले कि विच इज द राइट जनरल राइट पोस्चर? जनरली इन सेटिंग पोजीशन हमारे कान और शोल्डर एक लेवल पे मेंटेन रहने चाहिए। सेकेंडरी थिंग, जब आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी किसी भी पोस्चर में आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम ना बैठिए, पोस्चर फ्रिक्वेंटली चेंज करिए। बिकॉज हर जगह की ब्लड सप्लाई या जो उसमें अपना डिब्रीज कलेक्ट हो जाती हैं, हमारे इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हो जाती हैं, उनको वॉश आउट होने के लिए कुछ सर्कुलेशन चाहिए होता है। तो अगर वो सर्कुलेशन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पा रहा, प्रॉपर्ली रिस्टोर नहीं हो पा रहा, तो हमको इनके साइड इफेक्ट मिलते हैं। सेकेंड थिंग, एक मसल अगर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है तो उसमें ट्रिगर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उन ट्रिगर से बचने का बेस्ट होता है कि आप अपनी पोजीशन को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें, नहीं तो वो एक स्पाज्म सा डेवलप हो जाता है, जिनको नॉर्मली आज की भाषा में ट्रिगर पॉइंट्स बोलते हैं। तो पोस्चर आप हर 30 से 35 मिनट अगर आप बैठ के पढ़ भी रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि आप खड़े होइए, 30-35 मिनट में एक बार 1-2 मिनट के लिए अपने आप को थोड़ा मोबिलाइज करिए, आप दोबारा बैठ जाइए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट चेंज द पोस्चर और आप उससे एक बेटर वो रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर, और ये भी हमने देखा है कि जब हमको किसी को स्पाज्म हो जाता है लॉन्ग सिटिंग की वजह से, तो फिर वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में अपनी गर्दन को रखता है, उससे वो स्पाज्म और बढ़ जाता है, उससे लगता है कि इससे मेरे को फायदा होगा, पर वो नुकसान हो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? हाउ टू हैंडल दैट नेक? बेसिकली आजकल आप लोगों को देखते होंगे कि मोबाइल देखने की हैबिट ज़्यादातर ये है। जी। और उस हैबिट को लोग या लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम इस पोजीशन में इनवॉलेंटरली आ जाते हैं फोकस करने। तो हमको इस चीज़ को बहुत कंसीडर करते हुए कि ठीक है, इनवॉलेंटरली बॉडी अपने आप ले जाती है, हम उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बट बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं। आप उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करिए। मोबाइल शुड बी लाइक दैट, आपका मोबाइल इस लेवल पे आना चाहिए। 15-30 डिग्री आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली आप 90 डिग्री बियॉन्ड जा रहे हैं तो बहुत अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमेशा जो आइडियल आपकी जो आइडियल है वो हमेशा करेक्ट नहीं हो सकती। तो आप पोजीशन वो रखिए जिसमें आपको नुकसान कम से कम। तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हमें लेना पड़ेगा ताकि हम कंफर्टेबल अदरवाइज रहें। तो थोड़े से अगर डिस्कम्फर्ट अगर मिलता है उस समय बैठने में, ऐसे स्ट्रेट बैठने में, तो स्टिल वी शुड बी सिटिंग लाइक दैट। जब जैसे आपने बैठने का बताया, जब हम चलते हैं तो उसमें भी कई लोगों का पोस्चर जो है वो अलग अलग होता है। कोई स्लाउज होके चलता है, कोई पूरा आगे की तरफ झुक के चलता है, कोई पूरा पीछे की तरफ थोड़ा होके चलता है। तो ऐसे में एक राइट पोस्चर, एक राइट तरीका क्या है चलते वक्त, या सुबह जब हम उठ के बैठते हैं तब से लेकर पूरा हमारी जो दिनचर्या चलती है उसमें किस तरह से हमारा पोस्चर होना चाहिए? जनरली हम सोते हैं, उसका पर्पस ये है कि वो हमारा रेस्टिंग फेस होता है। उस टाइम पे मसल्स और हमारे सारे ब्रेन वगैरह सारे रिलैक्स हो जाते हैं। बट आजकल हमारा ये ट्रेंड चेंज हो गया। आजकल हम उठते हैं तो हमको ऑलरेडी हम थके हुए होते हैं, टायर्ड होते हैं, इतनी फ्रेशनेस हमें नहीं होती। उसका मेन रीज़न आप बोल सकते हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन या एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एसी और कूलिंग अप्लायंसेस, जो आजकल बहुत ज़्यादा एक्सेस में बढ़ गए हैं, या गर्मियों में सर्दियों में हम हीटिंग अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। ये उनकी वजह से बेसिकली आप ये कह लीजिए कि आप जब भी किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, आप एसी वगैरह यूज़ करते हैं या करते हैं, तो एक आपका जो इनर स्किन से जो एडजेसेंट लेयर है वो हमेशा एक थिन लेयर, जिसको कहते हैं ना मॉइस्चर की, मेंटेन रहनी चाहिए। अब हमको ये लगता है कि एसी जितना ज़्यादा होगा उतना हम सूदिंग फील करेंगे, बट सूदिंग इज टेकिंग द मॉइस्चर आपको वो सुखा रहा है, बॉडी को वो कर रहा है। आप उठे, मॉर्निंग में आपने उठे, आपने अपनी डेली मोबिलिटी शुरू की, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उठते ही थोड़ा बहुत अपना लोकल स्ट्रेचिंग वगैरह कर लें, जिससे आपके जो जॉइंट्स वगैरह हैं ऑप्टिमम रेंज अपना लेंथ ले लें, मसल्स वगैरह अपनी लेंथ ले लें, जिससे आपको आगे जाके जैसे डे टू डे पास होगा, इम्पैक्ट वगैरह होते हैं। हम उठ के जैसे ही पैर रखते हैं, पैर रखते हैं, तो आजकल कहीं सॉफ्ट फ्लोर है नहीं, आजकल हर जगह हार्ड फ्लोर है, तो ऑब्वियसली वो जो इम्पैक्ट आ रहे हैं डायरेक्ट हमारी नी पे, एंकल पे या बैक पे जा रहे हैं।
तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उठें, सबसे पहले अपने आप को थोड़ा बहुत 5-10 मिनट्स अपने आप को स्ट्रेच कर लें, उसके बाद आप अपना डे एक्टिविटीज शुरू करें। सेकेंड थिंग, जैसे आप वॉक की बात कर रहे थे, वॉक में भी एक आइडियल यही रहता है कि हमारी हैबिट हो जाती है कि हम आजकल बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड देखने की हमारी हैबिट बन गई है, बिकॉज वो उसका एक रीज़न ये होता है कि इसको आप बोल सकते हैं कि आप नीचे देख रहे हैं या फिर तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, फर्स्ट थिंग, या आपको फीलिंग आ रही है फॉल का, तभी आप इनवॉलेंटरली बॉडी आपको नीचे देखने को मजबूर कर रही है। सेकेंड थिंग, आपने पोस्चर वो एज्यूम कर लिया है कि आप उसी पोस्चर में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनका प्रॉब्लम यही होता है कि आप एक कर्व से छेड़छाड़ करते हैं, जैसे एक नेक के कर्व को आपने एक्सेसिवली किया, ये स्ट्रेट हो रहा है, आपका जो नॉर्मल कर्व है वो स्ट्रेट हो रहा है, वो जो स्ट्रेटनिंग है वो नीचे तक ट्रांसफर होगी। अब जो स्पाइन के आसपास का मसल्स हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो स्पाइन के, एक तो वो स्पाइन की शेप मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, सेकेंड थिंग वो लोड एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती हैं, लोड एब्जॉर्प्शन लोड ट्रांसफर में हेल्प करती हैं। अगर वो मसल्स टाइट होना शुरू कर देती हैं, दोनों तरफ से वो पुल करना शुरू कर देती हैं, तो डिस्क बल्जेस स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज द नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बायोमैकेनिक्स हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। जब हम स्पाइन की बात कर ही रहे हैं तो डिस्कल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आजकल बहुत ज़्यादा हम सुनने को मिलती है, लाइक एवरी 3rd-4th पर्सन इज़ हैविंग सम इशू इन हिज बैक। तो अपनी पीठ में दर्द है या डिस्क बल्जिंग है या ये सारी जब चीज़ें हैं, तो इसमें फिजियोथेरेपी किस तरह से अपना रोल निभाता है, किस तरह से हेल्प करता है इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि वो पेन कई बार रेडिएट होकर आपके पैर में भी जाता है, आपकी थाइज में भी जाता है, आपके घुटने में भी जाता है, तो फिजियोथेरेपी उसमें कैसे हेल्प करता है? क्या ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो नए आए हैं जो इसमें मदद करते हैं ज़्यादा? देखिए, पहले तो इन पेन्स की बात करें तो सबसे जो हमारा एक इंडियन मेंटेलिटी है, या बोल लीजिए हमारी कॉमन मेंटेलिटी, कि हम सोचते हैं हम दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं तो हम स्ट्रॉन्ग हैं जी। दैट इज़ ग्रॉसली इनकरेक्ट, मतलब बहुत बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे बुखार लोगों को होता है, जुकाम होता है, एक तरह का बताया जाता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से फीवर आया या और किसी कारण से फीवर आया, उसी तरह पेन भी आपको बताता है कि आपकी बॉडी में मस्कुलोस्केलेटल कोई इशू है जिसको आप करेक्ट करिए। तो पेन को आपको आ रहा है, पेन को इग्नोर ना करें, पेन को अर्ली स्टेज में एड्रेस करें, क्योंकि आप जब पेन सबसे पहले तो बॉडी अपने लेवल पे पेन को दबाने की कोशिश करती है। जब बॉडी उस पेन को दबाने लायक नहीं रहती, उसके बाद हम उसको बाहर फील करते हैं, महसूस करते हैं। अब शरीर उस पेन को दबाने में जो अंदर जो सब्सटेंस निकालता है वो बेसिकली स्टेरॉइड एनालॉग होते हैं, जो इनको नॉर्मल भाषा, आजकल स्टेरॉइड के बारे में बड़े मिसकॉन्सेप्शन भी होते हैं और वो भी होता है, तो बट पेन का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टेरॉइड होता है और बॉडी अंदर स्टेरॉइड निकालती है उसको दबाने के लिए। हम अगर लगातार दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं तो हम अंदर बॉडी में स्टेरॉइड भी निकाल रहे हैं। पहली बात तो हमको पेन आया तो हमको उसका उचित ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए, टाइमली ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि लोगों में नी पेन एक बहुत कॉमन समस्या है, नी और बैक पेन तो हर घर में हर किसी को होता है। कारण रॉन्ग बायोमैकेनिक्स, इग्नोरेंस। अब फिजियोथेरेपी कैसे इसमें हेल्प करेगा? फिजियोथेरेपी बेसिकली आपको मसल टोन अप करने या जो मस्कुलर इम्बैलेंस आसपास डेवलप हो गया उस मसल इम्बैलेंस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। उसके अलावा मेडिसिन का रोल आ जाता है। आप किसी भी टाइट मसल को स्ट्रेच करेंगे आपको पेन आएगा, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप करते हैं तो मेडिसिन कवर में, प्रॉपर मेडिसिन कवर में इन चीज़ों को करिए। तो ये जो किस तरह से जो आपने कहा कि फिजियोथेरेपी में हम उन मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करवाते हैं, तो वो ऐसे क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो आप मैनेज कर पाते हैं? बेसिकली एक सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है इसमें, आप बोल सकते हैं मॉइस्ट शीट। हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म पे दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि आप कब गर्म सेकते हैं, कब ठंडा सेकते हैं। नॉर्मल मेथड है जनरली, इनिशियल कोई भी चोट है, कोई भी ताज़ा पेन है, तो शुरू के 24 से 48 घंटे आप कोल्ड कंप्रेशन करेंगे, ठंडा सेक देंगे। आप उसके बाद वाले फेज में, जैसे ये जब 48 घंटे 72 घंटे कर जाता है, उसके बाद आप हॉट फर्मेंटेशन पे जाएंगे। नॉर्मली इनिशियल हमारा काम है इन्फ्लेमेशन रोकना, और उसके बाद की फेज है और हीलिंग प्रमोट करना। तो हीलिंग हार्मोनल एक्टिविटी हॉट एनवायरनमेंट में बेटर होती है। और तो इनिशियल जो साधन होता है वो होता है मॉइस्ट शीट। उसके अलावा आजकल कई तरह के फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे क्रॉनिक कंडीशन नी पेन है, वैक्स बाथ बहुत बेटर रहता है। लंबर पेन, डिस्क बल्जेस हैं, इनमें ट्रैक्शन अगर प्रॉपरली यूज किया जाए, ट्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग के लिए मसल स्टिमुलेशन, IFT और टेंस वगैरह ये आ जाते हैं पेन कम करने के लिए।
और अल्ट्रासाउंड थेरेपी, आजकल नए एडवांसमेंट आ गए हैं। आजकल मतलब अभी हमारे यहाँ राजस्थान में तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है उन मशीनों का, बट काफ़ी जगह ये यूज़ होने लग गया है, जिनमें हाई इंटेंसिटी लेज़र थेरेपी और शॉकवेव थेरेपी, ये चीज़ें काफ़ी आजकल आ रही हैं, जिनका रोल प्रूवन रोल है, बहुत अच्छा रोल है। इसके बेटर रिजल्ट्स, बेटर या जल्दी जिसे कह सकते हैं, क्योंकि आजकल समय की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है, तो उनको लगता है कि कितने जल्दी ये पेन मैनेज हो जाए तो मैं अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाऊँ। तो ऐसे में नए एडवांसमेंट्स जो हैं ये काफ़ी ज़रूरी हैं। जब हम एडवांसमेंट्स की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ट्रॉमा में अगर किसी को कुछ तरह के इशू हो जाते हैं, या सेरेब्रल पाल्सी अगर किसी को है, तो ऐसी परिस्थिति में जब वो डिफॉर्मिटी आ जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या गॉड फॉरबिड किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो उसके बाद जो डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसको फिजियोथेरेपी के ज़रिए किस तरह से ठीक किया जा सकता है? देखिए, इस तरह की कंडीशंस बेसिकली न्यूरोलॉजिकल या ऑर्थोपेडिक्स, आजकल नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है, और स्ट्रोक भी बहुत कॉमन हो गया है। तो बेसिकली इस तरह की कंडीशंस में रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रिहेबिलिटेशन तो है इंपॉर्टेंट, बट अर्ली रिहेबिलिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब ऑप्टिमली इसको किया जाए, बिकॉज हर बीमारी का एक रिकवरी फेस होता है जिसमें वो सबसे ज़्यादा रिकवरी शो करता है। आप चीज़ों को डिले करते हैं, रिजल्ट्स आपके उतने ही डिले होते हैं और पुअर होते हैं। आजकल कई तरह की न्यूअर थेरेपीज आई हैं, फिजियोथेरेपी एडवांसमेंट आए हैं, रिहेब में एडवांसमेंट आए हैं, जिनमें बेसिकली आजकल एक्सटर्नल एड्स हैं जिसकी सहायता से हम रिकवरी प्रमोट करते हैं। लाइक कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आजकल रोबोटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सटर्नल रोबोटिक्स, एक्सोस्केलेटल रोबोटिक्स, वो बेसिकली आपको एक्सटर्नली सपोर्ट देके मूवमेंट कराते हैं। उनको कराने का बेनिफिट ये रहता है कि आपके जो भी इंजरी हुई है, या नर्व इंजरी हुई है, या ब्रेन में डैमेज है, जो भी है, वो उस चीज़ को धीरे धीरे न्यूरोनोप्लास्टिसिटी बोलते हैं इसको, वो उस चीज़ को प्रमोट करता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रिकवरी करते हैं। नर्व रिकवरी जनरली स्लो होती है, बट अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की जाए तो आप अच्छी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, जो आपने सेरेब्रल पाल से पूछा या स्ट्रोक वगैरह की कंडीशन है, इस तरह की कंडीशंस में आजकल एक बहुत अच्छी थेरेपी है जो हम महात्मा गांधी में बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ये है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एक बेसिकली साइमुलेटेड एनवायरनमेंट है, जिसमें एक इंडिविजुअल पेशेंट को छोड़ दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है, और उसको कैमरे के थ्रू एक्टिविटी करने के लिए प्रमोट किया जाता है। ऑडियो माइक के थ्रू वो दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसको ऐसा एनवायरनमेंट में दिया जाता है कि वो अपने इंजर्ड पार्ट को मूव करने के लिए वो हो जाए। तो ये बेसिकली वर्चुअल रियलिटी, आप काफ़ी मॉल्स में जाते होंगे, बच्चे बैठ के स्क्रीन पे देखते हैं, बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट पे है। और न्यूरोलॉजिकली डिसेबल्ड कह लीजिए, या इंजरी के बाद जो स्ट्रोक के बाद पेशेंट्स आ रहे हैं, इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, उनके बहुत अच्छी रिकवरी आती है, बट अगर प्रॉपर्ली टाइमली इम्प्लीमेंट की जाए। तो वर्चुअल वर्ल्ड में जिस तरह से हम जो गेम्स जो होते हैं जिसमें हम चले जाते हैं, तो उसमें यू टेंड टू डू दैट, आपको जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में सेरेब्रल पाल्सी और इन सब में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात पेन की कर रहे थे, पेन मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ऐसे में हम कई बार देखते हैं कि ओवर द काउंटर ड्रग हम ले लेते हैं जाके, हमें अगर डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब करता है, हमें आदत पड़ जाती है उसकी, और हम अपने आप से जाके उन ड्रग्स को लेते हैं, या हम जैसे कि आपने कहा स्ट्रेचिंग वगैरह है तो हम अपने लेवल पे कर लेते हैं। कितना ज़रूरी है कि आप एक एक्सपर्ट के पास जाएं, उससे स्ट्रेचिंग वगैरह किस तरह से राइटली की जाए वो सीखें, या कौन सी मेडिसिन लेनी है उसको सही मायने में सीखें और वही लें। इसका कितना बड़ा रोल है इसमें? देखिए, इस जो भी ट्रीटमेंट पैटर्न रहता है, जनरली वो कॉम्बिनेशन होता है मेडिसिन और एडिशनल थेरेपीज। जी, मेडिसिन्स बेसिकली, अगर मैं न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन की बात करूं, पेन और उस तरह की कंडीशंस में मेडिसिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप उस टाइम तक आप कोऑपरेट नहीं करेंगे किसी भी एक्सरसाइज के लिए जब तक आप कंफर्टेबल ना हो। आपका ब्रेन इनवॉलेंटरली, आप अपनी नेक को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको पेन है, बॉडी अपने आप उस चीज़ को इनवॉलेंटरली रोक देगी, आपके अंदर का सिस्टम आपको स्टॉप कर देगा। या फिजियोथेरेपिस्ट आपको ट्राई करेगा तो भी आप उस चीज़ से रेजिस्ट करेंगे। तो पेन किलर आप ले सकते हैं, ऐसा बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि पेन किलर खाने से ये किडनी फेलियर होता है, लिवर फेलियर होता है। बिल्कुल होता है,
बट अगर आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ ना करें या बहुत ही एक्सेसिवली यूज़ करें। मसाज जो होता है, हम खुद अपने लेवल पे मसाज कर लेते हैं या हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस तरह का मसाज होता है, या कई बार ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं कि ये चीज़ से मसाज से हो जाएगा, वो से हो जाएगा। तो कितना सही है मसाज करना? इज़ मसाज अ राइट वे टू टेक अवे द पेन, या वो मसाज भी डॉक्टर की सलाह से किया जाना चाहिए? सलाह से किया जाना चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि आप मसाज करें, मसाज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लोकल टिश्यू को रिलैक्स करना। आप हीट देते हैं, मसाज देते हैं, अगर डायरेक्शनल मसाज अच्छा मसाज है तो वो आपके टिश्यू को डेफिनेटली रिलैक्स करता है। बट एक जो कहा जाता है कि डीप मसाज आपको हार्म भी कर सकता है, बहुत नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि अंदर के टिश्यू में ट्रॉमा होता है और माइक्रो ट्रॉमा प्रॉब्लम यही रहता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जाके ट्रिगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक तरह का ये आपको परमानेंट प्रॉब्लम दे सकता है। तो आप मसाज इज़ अ गुड थिंग, बट एक तो आप किस इंडिकेशन के लिए कर रहे हैं, और बीमारी वाली कंडीशन अगर आपको कहीं पेन है, बहुत ज़्यादा मसल्स पास है, तो वहाँ आपको बहुत नुकसान भी कर सकता है। तो इट्स बेटर कि आप हमेशा अपने कंसल्टेंट के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें, और किस तरह से कैसा जो भी फिजिकल आपको ऑयल या ऑइंटमेंट जो यूज़ करना है वो उनसे पूछ कर हम करें। अब कहते हैं कि अगर आपका अच्छा दिन आपका कैसा जाएगा ये डिपेंड करता है आपकी रात पे। तो रात को आप किस तरह से सोते हैं, किस तरह से आपका बेड है, कैसा आपका पिलो है, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के पोस्चर में। तो किस तरह का बेड होना चाहिए, किस तरह का पिलो होना चाहिए? कई लोग 2 पिलो लेके सोते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो क्या विच इज़ द राइट वे, क्या सही तरीका है कि कैसा मैट्रेस और कैसा पिलो होना चाहिए? मैट्रेस इज ऑलवेज शुड बी ऑफ मीडियम डेंसिटी, ना बहुत ज़्यादा डेंस और ना बहुत ज़्यादा आपका सॉफ्ट, बिकॉज आप ज़्यादा सॉफ्ट लेंगे तो आप उसमें डिप हो जाएंगे, ज़्यादा हार्ड होगा तो आपके कर्वेचर ड्रॉप होना शुरू कर देंगे। सेकेंड थिंग, जो पिलो आप यूज़ करते हैं, पिलो इज़ ऑलवेज आप यूज़ करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए एक थिन पिलो, जिससे आप अगर साइडवेज आप लेटते हैं तो आपकी नेक ड्रॉप ना हो, बिकॉज अगर वो ड्रॉप होगा तो अपोजिट ग्रुप स्ट्रेच होगा और आपका जो सेम ये मसल हैं वो थोड़ा लूज हो जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पिलो यूज़ करिए। पिलो इतना थिक होना चाहिए कि आपका नेक ड्रॉप ना हो और नेक का जो पोस्टीरियर एंगल है वो मेंटेन रहे। और मैट्रेस की डेंसिटी नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज। 65-70 की 65-70 55 टू 70 के बीच का कहा जाता है मीडियम डेंसिटी। बहुत सारी चीज़ें जो है, जो ये हमारे जो भी डिफॉर्मिटीज़ है या कई पेन है, या अगर हम स्लिप डिस्क की बात करते हैं, नी पेन की बात करते हैं, तो वो ज़्यादातर लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका कारण है। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह की, बिकॉज अभी आजकल ऐसा होता है कि लोगों के पास जैसे समय नहीं है, तो एक्सरसाइज करना, सैर करना, ये धीमे धीमे कम होता जा रहा है, या सैर कर रहे हैं तो शायद हम सही समय पे या सही टाइम पे या सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो सैर का इशू है। खाने पीने में भी बहुत सारे जंक जा रहा है, अगर या पसंद की चीज़ में अगर हेल्दी चीज़ नहीं है, विटामिन डी का जैसे बहुत ज़्यादा वो इनटेक होना चाहिए। तो एक लाइफस्टाइल हेल्दी किस प्रकार से होनी चाहिए आपके हिसाब से? हेल्थी लाइफस्टाइल जिसमें हम किसी बीमारी या हमारा शरीर कंफर्ट जोन में रहे। जी। अब हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं जो समय के साथ बदल रही हैं, जैसे जी, अब हम बात करते हैं बच्चों में फ्लैट फीट बहुत कॉमन है, एक इशू बन गया है। अब फ्लैट फीट बेसिकली क्यों हो रहा है या क्यों इसकी प्रोपेंसिटी या इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, उसके कारण ये है कि हमारे बच्चों में हम प्रमोट ही नहीं करते कि नंगे पैर वॉक करिए। जी। बच्चा 2 साल चलने लायक होता है, हम उसको स्लीपर्स पहना देते हैं, घर में घूमता है तो हम कहते हैं कि नहीं नंगे पैर मत घूमो, पैर गंदे हो जाएंगे। बट एक तरह का ये हमारा जो पैर की छोटी छोटी मसल्स होती हैं, ये एक तरह से ग्रिपिंग का काम करते हैं, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अगर ये पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो पाती हैं तो जो हमारे सारे जो एक तो फुट का आर्च तो ड्रॉप होता ही है, वो उसको सपोर्ट आर्च को सपोर्ट करा, अगर वो स्मॉल मसल्स डेवलप नहीं हो पाती तो वो फुट ड्रॉप तो डेवलप होता ही है, फ्लैट फीट तो डेवलप होता है। सेकेंडरी ये सारे इम्पैक्ट हमारे अपर बॉडी पे भी ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से आप नोटिस भी करेंगे, आजकल आप देखते भी होंगे कि बच्चों में छोटी एज में ही हल्का फुल्का पेट निकला हुआ दिखने लग जाता है। ये इन्हीं को कंपनसेशन का इफेक्ट है। सेकेंड थिंग, हमारे लिए भी जैसे हम घूमने जाते हैं, हम वॉक तो करते हैं, बट अगेन हम नंगे पैर कहाँ वॉक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आज की डेट में सारा जो सराउंडिंग है या एटमॉस्फेयर है वो पहले हम कच्चे फर्श पे थे, फिर हम चिप्स पे आए, फिर हम स्टोन पे आए, अब हम टाइल्स पे आ गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एनर्जी ट्रांसफर एंड एनर्जी रिलीज वो कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ जा रहा है, और सारे जो
बैकवर्ड जो प्रेशर आ रहा है वो हमको नी और बैक पे फील हो रहा है। जी। तो बेटर ये है कि इन चीज़ों को, एक कहते हैं कि टॉक्सिक वाली स्टेज है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटर है आप एटलीस्ट 15-20 मिनट, हाफ एन आवर, मॉर्निंग इवनिंग वॉट एवर टाइम, आप बेयर फिट वॉक जरूर करिए। मतलब बेयर फिट भी करें, मतलब शू के साथ तो करें, लेकिन बेयर फिट भी करें, दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन हो। वो एक तरह से आपके लिए इन मसल्स को भी बिल्डअप करेगा, सेकंड जो बेसिकली इंजरीज हो रही है उनको भी समहाउ मैनेज करेगा। और खाने पीने में किस तरह से, क्या चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्या चीज़ों को अवॉइड किया जाए, कैसे हम अपनी बॉडी को ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं? देखिए आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है यूरोप में, इवन ये तक हुआ कि कोविड में जो मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा हुई उसमें विटामिन डी भी एक कंपोनेंट आया कि बहुत ज़्यादा हुआ। तो विटामिन डी एक डाइट आजकल एसेंशियल कंपोनेंट है। WHO प्रोटोकॉल से आप 6 हफ्ते लीजिए, उसके बाद वॉट एवर मंथ में एक बार लेते रहिए। तो विटामिन D3 तो एक इम्पॉर्टेंट आपका आजकल एसेंशियल, नॉट इवन हमारे लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है। जी। एक तो विटामिन, एक सेकेंडरी मल्टीविटामिन जो आते हैं आजकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आप अपने हिसाब से मतलब वीक में 2 या 3 बार पर्टिकुलर विटामिन आप जरूर लीजिए। एक्सेसिव रिक्वायरमेंट नहीं है, बट पर्टिकुलर आप ले लीजिए जिससे डेफिशिएंसी वाली स्टेज आप में डेवलप ना हो। सेकेंडरी थिंग डाइट, जंक फूड वगैरह। अब कोई भी फूड तब तक नुकसान नहीं करता जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। नुकसान तभी करेगा जब हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जब भी लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करें तो उसके बाद सिटिंग इमीडिएटली उसको डाइजेस्ट करने के लिए 10-15 मिनट, हाफ एन आवर वॉक जरूर करिए। प्रॉब्लम तभी आती है आजकल लोगों में, लेट इवनिंग वर्किंग या जिम जाने का टेंडेंसी, उसके बाद लेट नाइट फूड, ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो उससे बेटर प्रिवेंशन का यही है कि आप खाना खाएं, उसके बाद खाने और सोने में 1.5-2 घंटे का गैप जरूर रखें। जरूर रखें। कितना ज़्यादा इसमें रोल है खाने पीने का, कितना ज़्यादा रोल है हमारे फिजियोथेरेपी का? और जैसा कि आपने बताया कि जो ऐसे सेरेब्रल पाल्सी और इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ में भी, पुनर्वास में भी, रिहेबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी कितनी अच्छी रोल कर सकता है और किस तरह से हमें अपनी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, इन सभी जानकारियों को हमारे साथ शेयर करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।